वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन पे मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा, बीपीएससी शिक्षक भर्ती का ये हमने बिहार राज्य स्तरीय विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्नों का 2100 प्रश्नों का ये संग्रह मैंने किया है, जिसमें सामान्य विज्ञान के सभी प्रश्न और सामान्य अध्ययन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और बिहार स्पेशल सभी प्रश्न इसमें मौजूद हैं। और ये सेट नंबर 2 है। मैंने सेट नंबर 1 कराया था, तो आप लोग से कहा था कि मैं अगली वीडियो सेट 1 पर आप लोग के आए रिस्पांस के बाद ही डिसाइड करूंगा कि अगली वीडियो सब ये 2100 प्रश्न कराए जाएंगे कि नहीं। लेकिन दुख की बात है कि उस सेट 1 में मैंने 2100 का प्रश्नों का जो जिक्र किया था, और वो 2100 प्रश्न कहने को हैं दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न में 1, 2, 3 फैक्ट्स, मैक्सिमम जितने फैक्ट्स बन सकते हैं, जो कि वो भी कभी न कभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये 2100 प्रश्न को अगर हम लोग करते हैं तो 5-6 हज़ार प्लस प्रश्न कर लेंगे अगर पूरे कर लेते हैं। तो मैंने कहा था सेट 1 में आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, सपोर्ट रहेगा, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और कमेंट में अपना डिमांड और सुझाव देंगे, तभी आगे कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन वैसा सपोर्ट आप लोग के द्वारा नहीं मिला। फिर भी मैंने ये सेट नंबर 2 आप लोग के लिए लाया हूँ। अगर अभी भी समय है, आज और कल आप लोग अगर इस पर सपोर्ट करते हैं सेट नंबर 1 और 2 पे, तो मैं अभी से समय है, आज और कल में टोटल ये प्रश्न करा दूंगा। हालांकि ये परीक्षा केवल बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए ही ये प्रश्न लाभदायक नहीं है, बल्कि बिहार राज्य स्तरीय और अन्य एसएससी, रेलवे वगैरह सभी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज मुझे लगता है कि आप लोग का सपोर्ट इस वीडियो पे, इस क्लास पे रहेगा, और यही इसी उम्मीद में मैं सेट नंबर 2 लाया हूं। आप ध्यान से बिल्कुल शांतचित्त होकर ये क्लास कीजिए। प्रत्येक प्रश्न में मैं अधिक से अधिक फैक्ट्स भी दूंगा जो आपको समझ में आएगा। वीडियो पूरा देखिए, इसमें सभी सब्जेक्ट मौजूद हैं दोस्तों। जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जनरल स्टडी, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी आपके संबंधित सब प्रश्न पूछे गए हैं अब तक। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये सभी प्रश्न कभी ना कभी बार बार ये पूछे गए सभी प्रश्न हैं। तो कितना लाभदायक हो सकता है। आप लोग इसको सपोर्ट नहीं किए सेट नंबर 1 में, लेकिन उम्मीद करता हूँ सेट 2 में आप लोग ये सपोर्ट करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहले और पहला प्रश्न है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा घाटी से। और नर्मदा घाटी को विश्व की सबसे प्राचीन घाटी माना जाता है। यहीं से मानव जीवाश्म का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य समाज साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने ही की थी, ये याद रखेंगे। और मौर्य राजवंश ने भारत पर 137 वर्ष तक शासन किया था, ये भी याद रखेंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक था। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ ये इस वंश का अंतिम शासक था, ये बिल्कुल याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गांधार शैली। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई में जाएगा। बाकी डिटेल्स में बताता हूं क्यों। देखिए, सम्राट अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था। और कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। और कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 261 ईसा पूर्व। ये चीज़ आप इसमें याद रखेंगे। तो इस ऑप्शन में जो भी था उसमें इसका वर्णन नहीं था, बाकी इसीलिए ऑप्शन ई इसका सही जवाब था। मैंने इसका चर्चा किया भी। दोस्तों, आप बने रहिए क्लास में, आगे ऐसे ऐसे मैक्स बहुत से प्रश्न आएंगे जिसमें इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट में उसमें जो है मैं लाया हूँ आपके लिए, बताते जाऊँगा। अभी तो ये हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री में भी अभी मॉडर्न हिस्ट्री आएगा, और ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस के सभी पार्ट्स आएंगे। उसमें अधिक से अधिक एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिलेंगे। आप बस इसमें बने रहिए, बहुत मजा आएगा। सभी प्रश्न करके देखिए कितना खास है, ये आपके लिए क्लास बनाया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बहुत से मिलेंगे।
फिलहाल अभी इतने प्रश्न जो किए उसमें जो फैक्ट्स बनता था मैंने आपको दिया, और बीच बीच में कुछ प्रश्न मैं आपसे करूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट में करना होगा, और लास्ट में एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको हर हाल में कमेंट में करना है, जिससे पता चलेगा कि आप तैयारी को लेकर किस स्तर पर पहुंचे हुए हैं। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? बिल्कुल याद होगा, मुझे लगता है 100% लोग को याद हो गया होगा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तालीकोटा का युद्ध। ये 1565 में हुआ था। कब, डेट भी देख लीजिए, 23 जनवरी 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इसमें कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट, हाँ, तालीकोटा का युद्ध जो है दक्कन तथा विजयनगर साम्राज्य के मध्य लड़ा गया था, ये आप इसमें याद रखेंगे। 6ठा प्रश्न है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब माना जाता है? तो 1296 से 1316। ये अलग से एक प्रश्न आपको बन सकता है, याद रखेंगे। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही जवाब है इसका, सबको याद होगा, अकबर। दीन ए इलाही प्रारंभ किया गया था अकबर के द्वारा। और कब किया गया था? तो ये किया गया था 1582 में। और इनका कार्यकाल, अकबर का कार्यकाल कब से कब तक था? तो वो था 1556 से लेकर 1605 तक। चलिए नेक्स्ट 8वां प्रश्न देखते हैं। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य का प्रबंधन में सहायता करती थी? अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद जो था उसका नाम था ये, किसके प्रबंधन में, किसके राज्य प्रबंधन में, मतलब किसके शासनकाल में राज्य में सहायता करती थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शिवाजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9वां प्रश्न। और ये 9वां प्रश्न जो है मॉडर्न हिस्ट्री से लेकर है, और ये सभी प्रश्न दोस्तों मैंने शुरू में ही बताया किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं वैसे प्रश्न है, तो समझ लीजिए इस हिसाब से ये जो सेट है कितना महत्वपूर्ण है। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मोस्टली इसका जवाब अधिकतर लोग जानते होंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई। अब तक आप लोग हो सकता है जिनको याद ना हो इसमें सम्मान लगाए होंगे कोई, लेकिन इसमें नहीं है। कौन था? इसका सही जवाब है भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसको याद कर लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10वां प्रश्न। 9वां प्रश्न हम लोग को करना था ना, सॉरी यहाँ पे ये प्रश्न मैंने ये पढ़ा, इसका सही जवाब वही सही है, आंसर वही होगा, लेकिन ठीक मैंने 10वें प्रश्न में कर दिया था। चलिए अब 10वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य काल का संस्थापक कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड क्लाइव। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था। इसमें कुछ हम लोग जान सकते हैं, देखिए 23 जून 1757 में क्या हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था, जो 23 जून 1757। इसको जीतने के बाद लॉर्ड क्लाइव ने भारत में अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। 11वां प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मेरठ से। इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल यही था। और इसका कार्यकाल कब से कब तक था लॉर्ड कैनिंग का? तो 1856 से 1862 तक था। चलिए 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं। बिरसा मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? 12 नंबर, बिरसा मुंडा का नेता कौन था मुंडा विद्रोह का? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिरसा। बिरसा मुंडा यहाँ पे होगा, वो प्रश्न में हो सकता है नहीं लिखा हो, वो सही है, बिरसा मुंडा होगा, ये इसका सही जवाब है। देखिए इस विद्रोह को उल गुलाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और यह विद्रोह जो है खासकर दक्षिण बिहार तथा झारखंड में था। एक चीज और आप लोग जानते होंगे, बिरसा मुंडा आदिवासी समाज में भगवान का दर्जा प्राप्त है इनको। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? काफी इजी प्रश्न है ये, और सभी लोग को याद होगा उम्मीद करता हूं मैं। ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। और कब किए थे? ये भी एक प्रश्न है, पूछा गया है। 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14 नंबर
प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है। सही जवाब है एस राधा कृष्ण। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सभी प्रश्न अपने आप में पूछे गए हैं। प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला था? एस राधा कृष्ण को। सबसे पहले भारत रत्न ये क्या है? भारत का ये सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, भारत रत्न, जो मिला था एस राधा कृष्णन को सबसे पहली बार। और इसका स्थापना कब हुआ था, दिया कब गया था? तो 1954 में पहली बार इनको फर्स्ट यही है इसके प्राप्तकर्ता। इसका शुरुआत भी 1954 में ही हुआ था। एस राधा कृष्णन कौन थे? तो आप लोग मैक्सिमम जानते होंगे, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। और इनका जन्मदिन 5 सितंबर को पड़ता है और इसे शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ये भी याद रखेंगे। 15 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए कितना डीपली पूछा है, द्वितीय पूछा है, द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष पूछा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 में इसका स्थापना हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। और इन्होंने मुस्लिम अध्यक्ष जो अच्छा, ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे, ये तो था दूसरा, ये आप लोगों ने जान लिया। प्रथम अगर पूछ लिया जाए प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो 1857 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। एक और चीज मैं आपको बता दूं, 1896 का जो अधिवेशन था, इसी में इन्हीं की अध्यक्षता में वंदे भारतम गाया गया था। ये गाना जो है गाया गया था। अच्छा, भारत की कांग्रेस की ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद होगा आपको, एनी बेसेंट थी प्रथम महिला अध्यक्ष, एनी बेसेंट थी। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। ये सभी फैक्ट्स इसमें याद रखेंगे। सन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। वे कौन कौन थे? ये पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब था ये भी आप जान लीजिए, 1899 से 1905। 1905 में बंगाल विभाजन भी हुआ था, ये भी याद रखेंगे। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था? देखिए कितना डीपली प्रश्न पूछा है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम अध्यक्ष शामिल हुए थे? अध्यक्ष नहीं, प्रतिनिधि। तो ये 33 मुस्लिम प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। और इस दूसरा अधिवेशन हुआ कहाँ था? तो वो हुआ था कोलकाता, कोलकाता में हुआ था। बस इसमें ये काफी है। और टोटल कितने सदस्य इसमें शामिल हुए थे इस अधिवेशन में? 431। इसी 431 में से 33 मुस्लिम प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर प्रश्न, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था, अर्थात किससे संबंधित था? तो आप लोग जानते हैं 1917 में महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह शुरू किए थे। वही बिहार के चंपारण जिला, जो आज 2 भाग में है, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। तो उस समय नील की खेती और 3 कठिया जो ये नियम था अंग्रेजों द्वारा, उसके विरोध में वो आए थे और चंपारण सत्याग्रह शुरू किए थे। और विशेषकर स्वतंत्रता से संबंधित जो इनका कहा जाए, यहीं से शुरुआत विशेषकर माना जाता है बहुत। चलिए और इसमें हम लोग जान लेते हैं, यह मुख्यतः नील की खेती की समस्या को लेकर किया गया था। इसका सही जवाब पहले क्या होगा? तो इसका ऑप्शन के हिसाब से नकदी फसल। ऑप्शन में देखिए वैसा कुछ नहीं है जो हम लोग ने चर्चा किया, और चंपारण आंदोलन मुख्यतः जिस पर है, लेकिन ऑप्शन उपलब्ध जो है उसके हिसाब से यही आंसर इसका सटीक होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर प्रश्न, 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ई में। देखिए आपसे पूछा क्या गया है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा था, उसमें उद्देश्य क्या था? तो इन ऑप्शनों में से वो नहीं है, क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, उद्देश्य था मुख्य इस अधिवेशन का, वो था देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क तथा मित्रता बढ़ाना, देशवासियों में जाति संप्रदाय की भावना को दूर करते हुए उनमें राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना, ये था इस अधिवेशन का उद्देश्य। याद रखेंगे इसे। 21 नंबर प्रश्न देखिए, 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू, ये क्या है? बकरी का टापू एक जगह का नाम है और कुछ नहीं। बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दाता का गठन किसने किया था? तो सही जवाब है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था कब? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ई में जाएगा। ऐसे देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, ये पहले याद रखिए। और ये पूछा है कि नियमित रूप से मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कब आरंभ हुआ? तो वो आपका जवाब होगा 1908 में, स्थापना 6 में, और ये जो प्रश्न पूछा है उस हिसाब से इसका जवाब 1908 होगा, जो ऑप्शन में नहीं था, इसलिए ऑप्शन ई सही जवाब है। चलिए 24 नंबर, जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था किसके दौरान? तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ये ई में, ये भी जाएगा। इसका सही जवाब वैसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होगा, और ये कब? 1915 में। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह को आर्यन पेशवा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। यही चीज मैंने बीच में एक्स्ट्रा में पहले ही बता दिया था, इसको आप याद रखेंगे। चलिए 25 नंबर प्रश्न देख, तेभागा आंदोलन सन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था किसके नेतृत्व में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, किसान सभा के नेतृत्व में, इसे आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यही है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे, ये किसने कहा था? तो इसका सही जवाब है सही जवाब इसका दोस्तों, मैं आप लोग से इसको लेना चाहता हूँ। ये कथन और कथन कथनी है, इसका जवाब देखते हैं आप लोग में से कितने लोग देते हैं कमेंट में, चलिए बताइए। देखिए दोस्तों, वीडियो को सपोर्ट करने का जो मैंने बात कहा कि आप लोग पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप्स जितने हैं आपके पास उसमें शेयर करिए, और वीडियो को लाइक करिए, सपोर्ट करिए, और कमेंट में अपना सुझाव, अगर इस वीडियो में कोई त्रुटि हुई कहीं पे, वो चीज़ हुआ, या आपका कोई डिमांड है, कुछ रिक्वायरमेंट है कि आप ऐसे ये मटेरियल दीजिए, तो वो भी कमेंट में ज़रूर करें। इसी और कमेंट आप लोग जो टेस्ट सेट जो एक था उसमें आप लोगों ने जैसे मैंने कहा वैसे आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं किए हैं, इसी कारण से दूसरा वीडियो मैं लेट से लाया, और मैंने कहा था कि अगर पहले वीडियो पर सपोर्ट अच्छा रहेगा तभी मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन नहीं आप लोग का वैसा रहा। लेकिन उम्मीद करता हूं कि इस बार आप लोग पहले और दूसरे दोनों वीडियो में सपोर्ट करेंगे, और तभी इसको मैं अभी आगे फिर कंटिन्यू करूंगा। तो देखिए, इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर करें, सर्च करके, या याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो कमेंट में आने से भी, कमेंट में कुछ भी आप लोग लिखें वो भी हमारे वीडियो को सपोर्ट में, यूट्यूब के नज़र में सपोर्ट माना जाता है और वीडियो ग्रो होता है। तो जरूर आप लोग सपोर्ट करें, कमेंट में कुछ भी आप जरूर लिखें, बताएं। चलिए, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में खुद से दें। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी किनके द्वारा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ई जाएगा इसमें, क्योंकि ऑप्शन में कोई वो है नहीं। कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो इसका सही जवाब है राजगीर। राजगीर इसका सही जवाब है, बस एक लाइन में इसे याद रखिए। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो इसका सही जवाब आप लोग लगभग अनुमान लगा ही रहे होंगे, याद जिनको नहीं होगा उनको, जिनको याद है उनको तो पता है, इसका सही जवाब बिहार है। देखिए, और इनका जन्म, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो वो हुआ था 3 दिसंबर 1884 को, ये भी आप याद रखेंगे, पूछा गया प्रश्न है। जीरादेई बिहार में एक जगह है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। और इनके पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम राजवंशी देवी था। और
देखिए 1950 से 1962 तक ये लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे हैं और 1962 में ही इन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, ऊपर मैंने बताया था भारत रत्न 1962 में इनको मिला था, ये भी याद रखेंगे। 30 नंबर प्रश्न है, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही जवाब है हजारीबाग, ऑप्शन ए हजारीबाग में। 31 नंबर प्रश्न, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है नवपाषाणिक संस्कृति। नेक्स्ट, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। कब किए थे? तो 1906 में, ये भी याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या था स्थापना का? तो इसका उद्देश्य शिक्षा, धार्मिक अध्ययन तथा आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जयराम दास दौलत राम। प्रथम राज्यपाल थे ये स्वतंत्रता के बाद, और ये किस राज्य के राज्यपाल थे? तो बिहार के ही राज्यपाल थे। स्वतंत्रता के बाद ये प्रथम राज्यपाल भी थे और ये बिहार के राज्यपाल बने थे। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हो सकता है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, चलिए बताइए, ये तो आपने जाना राज्यपाल। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो मैंने सेट नंबर 1 में इसका काफी अच्छा से चर्चा किया था, वह है श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? 2011 में जो है जनगणना हुआ था अंतिम बार, अगली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना काल के कारण ऐसा नहीं हुआ, अब तक नहीं हुआ है। तो 2011 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? देखिए, ये सब डाटा को अगर आप जनगणना पढ़ रहे होंगे तो इसको नज़रअंदाज किए होंगे, जबकि ये प्रश्न बनकर परीक्षा में पूछ लिया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। 3 ऐसा जिला था जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम थी 2011 के जनगणना के अनुसार। चलिए, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज की प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? मोस्ट इंपोर्टेंट बिहार स्पेशल के लिए, बिहार विशेष पाठ ही अभी हम लोग कर रहे हैं ये। तो इसका सही जवाब है मक्का। मक्का अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है बिहार में, ये आप याद रखेंगे। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मधुबनी और दरभंगा। सही जवाब इसका। अच्छा चलिए आप बताइए, भारत में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका भी जवाब आप कमेंट में दीजिए, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। 37 नंबर देखिए, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी अर्थात रैंकिंग की बात करें तो शीर्ष श्रेणी की दालें कौन कौन सी हैं? तो इसका सही जवाब है मूंग और मसूर, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है इसका। देखिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार एवं राजस्थान प्रमुख दाल उत्पादक राज्य हैं, ये सब आप ध्यान रखेंगे। और जो राज्य मैंने अभी नाम रखा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान, ये भारत के कुल दाल उत्पादन के लगभग 96% उत्पादन इन्हीं राज्यों से हो जाता है। तो ये प्रमुख राज्य हैं दाल उत्पादन क्षेत्र में। और बिहार में मूंग और मसूर का दाल अच्छी शीर्ष श्रेणी में है उत्पादन की दृष्टि से, ये आप याद रखेंगे। बिहार में गन्ना उत्पादन अग्रणी जिला कौन सा है? ईख का उत्पादन किस जिला में सबसे ज़्यादा होता है? तो इसका सही जवाब है पश्चिम चंपारण, बिहार का जो जिला है वहाँ पे सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किया जाता है। चलिए, और भारत में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये उत्तर प्रदेश में होता है, याद रखेंगे। बिहार के किस जिला में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रोहतास। और इंद्रपुरी डैम कहाँ है? ये रोहतास में ही है, जो विश्व का चौथा सबसे लंबा डैम है, ये आप अलग से याद रखेंगे। चलिए 40 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। बिहार के वे जिले कौन हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? ये जनगणना के हिसाब से है, पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी किशनगंज और सहरसा, इसको याद रखेंगे। और एक फैक्ट याद कर लीजिए, वर्ष
2011 की जनगणना जो हुई, लास्ट वही हुआ ही है, उसी के आधार पर प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर कितना था, तो आप जान लीजिए 61.8% साक्षरता दर था बिहार का, याद रखेंगे डेटा के रूप में। चलिए, बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी, ये पूछा गया प्रश्न है। क्योंकि ये सभी प्रश्न पूछे ही गए हैं, इसीलिए पुराना प्रश्न भी आपको ये मिल रहा है। डेटा की दृष्टि से ये पुराना प्रश्न हुआ, फिर भी इसका जवाब हम आपको देते हैं। ये 10.53% 18-19 में बिहार अर्थव्यवस्था का विकास दर रहा है। आप 2022 का डाटा सर्च करके, 22-23 का डाटा सर्च करके कमेंट में बताइए, क्योंकि ये डाटा आपके लिए जानना जरूरी है। हो सकता है आपसे इस बार ये प्रश्न पूछा जाए, जो कि 2018-19 का तो था, पूछा जा चुका है। आपसे 2022-23 का डाटा पूछा जा सकता है। इस प्रश्न पर आधारित आप डाटा लेटेस्ट सर्च करके कमेंट में बताइए, और आप भी जान लीजिए और लोग भी जान जाएंगे। मैक्सिमम लोग इस डाटा को सर्च करके अब तक पढ़ लिए होंगे हालांकि। चलिए, बिहार राज्य सकल राज्य मूल्य वर्धित में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 2017-18 में कितना था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ई में जाएगा। जो ऑप्शन में वो आंसर है 22% इसका सही जवाब है। ये भी डाटा पुराना ही है, पूछा गया प्रश्न है, तो इसको अब चर्चा करना मेरा यहाँ फर्ज है, कर रहा हूँ। इसलिए आप 2022-23 में इसकी डाटा निकाल कर कमेंट कर सकते हैं। सर्च जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। मुझे ध्यान नहीं आया, इस प्रश्न को नजर नहीं आया था, नहीं तो मैं 2022 का सर्च करके रखा रहता आपके लिए। आप करके कमेंट में चलिए करिए। वर्ष 2019 में बिहार राज्य की में बिजली क्षमता का उपलब्धता क्या थी, ये भी 2022-23 में आप इसको डाटा निकाल लेंगे। ये प्रश्न दोनों, मैं माफ़ी चाहता हूँ, दिखाई ध्यान नहीं दिया हम, न तो डाटा उपलब्ध कर लिया रहता लेटेस्ट। आप लेटेस्ट डाटा इसका उपलब्ध करा के इसका भी कमेंट में ज़रूर करेंगे। और इसको आप और मत समझिएगा, कमेंट में करने के लिए, डाटा लेटेस्ट लाने के लिए जो बोला जा रहा है, ये आपके लिए देखिए ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है इसको आप सर्च करके याद कर लेंगे और कमेंट में भी कर देंगे, जिससे कि बाकी लोग भी जान पाएंगे और आपका कमेंट लोग पढ़ के लाभान्वित भी होंगे। रिप्लाई में थैंक्स जरूर आएगा अगर आप कमेंट करते हैं तो। चलिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। उस समय के डाटा के हिसाब से 4767 मेगावाट 2019 में बिहार राज्य की बिजली क्षमता की उपलब्धता थी। चलिए, और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 में मिला है, उस समय मिला था, तो इसका सही जवाब है गेहूं के लिए। कृषि कर्मण पुरस्कार गेहूं मक्का के लिए बिहार को 5 बार यह पुरस्कार मिल चुका है अब तक, आप याद रखेंगे। और कृषि कर्मण पुरस्कार जो है विशेषकर केंद्र सरकार के द्वारा गेहूं, चावल, दलहन, मोटे अनाज फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह पुरस्कार केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। और इस कृषि कर्मण पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था, 2010-11 में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, ये भी याद रखेंगे। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए, इसका सही जवाब आपको मुझे लगता है सेट 1 में ये प्रश्न शायद था, मैंने बताया था। अगर जो लोग सेट 1 किए होंगे जरूर उनको याद होगा। चलिए, सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए। 22 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए। और इनका जन्म कब हुआ था, तो वीर कुंवर सिंह का जन्म 1777 में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था, राजा साहबजादा सिंह, और माता का नाम पंचरत्न देवी था, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। कहाँ पे, तो इसका सही जवाब है अपने राज्य बिहार में ही किया गया था। चलिए, नेक्स्ट है सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था, किसने किया था, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2018 में। इसका उद्देश्य यातायात सुविधा को बढ़ाने के उद्देश्य से। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान अर्थात सिविक्स, राजनीति से संबंधित प्रश्न। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों का क्षेत्र होता है ये। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी,
मोस्ट इंपोर्टेंट, मैक्सिमम लोग को याद होगा ये। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी इसमें, और 11 दिसंबर 1946 को इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किन्हें बनाया गया था, तो वो बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य इस चुनाव मंडल में शामिल होते हैं, भाग लेते हैं और वोट करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव में वोट आम आदमी नहीं देता, यही सदस्य ही दोनों सभा से देते हैं। चलिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है। सीधी सीधी ये समझा जाए तो ये है कि धन विधेयक का परिभाषा क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ई जाएगा। क्यों, देखिए जो ऑप्शन में नहीं है अब मैं बताता हूं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, यह राज्यसभा में नहीं जाता है। और इस धन विधेयक में निम्नलिखित कुछ बातें सम्मिलित हैं जो मैं आपको बताता हूं। किसी कर का अधिरोपण, परिहार, परिवर्तन अथवा विनियमन करना हो, केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन के विनियमन से संबंधित हो, भारत सरकार की संचित निधि से खर्च करने का विवरण रखता हो। ये अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की कुछ बातें हैं जो आप याद रखेंगे। चलिए, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, ये संबंधित है इससे। चलिए 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनाने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त करना अनिवार्य होता है, तब जाकर उसको राष्ट्रीय स्तर का पार्टी का दर्जा प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ई में जाएगा, क्योंकि इसका जवाब कुछ इससे ज़्यादा है, ऑप्शन से अलग है। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी घोषित करने का अधिकार चुनाव आयोग को होता है, ये आप लोग जानते हैं। और क्या क्या क्राइटेरिया है मैं आपको बताता हूं। कोई भी पार्टी 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट मत पाया हो, या लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की हो, तो वो जा सकता है, राष्ट्रीय स्तर का पार्टी बन सकता है। इसके अलावा कुछ और क्राइटेरिया है। लोकसभा में 2% सीट हो और कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो। इसके अलावा किसी एक राज्य अथवा राज्यों में विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीती हो, तो ये सभी अगर क्वालिफाई करता है कोई पार्टी, तो उसको राष्ट्रीय स्तर का पार्टी का दर्जा प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट है, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ ये दिया हुआ है, संगठन, गठन या विभाग, और उसका चर्चा किस अनुच्छेद में है यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो आपको मिलाना है। यही प्रश्न MCQ बेस्ड सबसे टफ होता है करना, और जिनको याद होगा डाटा सब तब तो कोई बात नहीं है। देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई। अब मैं आपको यहाँ पे मिलान करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मिलान जो होगा वो इन सभी ऑप्शन में नहीं है। देखिए ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 होता है, और समान आचार संहिता अनुच्छेद 44 होता है। कृषि और पशुपालन ये होता है अनुच्छेद 48 में, 48 में। और न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथकीकरण ये होता है अनुच्छेद 50 में। एक और है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, ये होता है अनुच्छेद 51 में। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा, ये हुआ इसका सही अनुच्छेद का मिलान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 57 नंबर। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है। ऐसे जीत कर तो बहुत सीट आता है, लेकिन उसका कितना प्रतिशत तक मंत्री
परिषद में मंत्री बनाया जा सकता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। 15% तो ये तो जवाब इसका मिल ही गया। किस संवैधानिक संशोधन के अनुसार ये निर्धारित किया गया, ये आपसे प्रश्न से पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार। चलिए नेक्स्ट है 58 नंबर, सूची 1 के साथ ये देखिए मिलान करना है और इसका चयन करना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए ए का होगा 3, CH हनुमंता राव, ये जाएगा ये आपको 1984 में। बी का होगा 1 अर्थात GBK राव, ये जाएगा 1985 में। और अशोक मेहता, सी का ऑप्शन जा रहा है 5 के साथ अर्थात अशोक मेहता 1978 में। LM सिंधवी, डी का ऑप्शन जा रहा है 2 के साथ, तो इसका जाएगा 1986 में। और लास्ट एक बचा बलवंत राय मेहता, ये 4 के साथ जाएगा 1957। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है ए, ऑप्शन ए, तांबा के लिए खेतरी खदान ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का किस देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रेजिम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार के साथ। 61 नंबर देखते हैं, भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती हैं? सही जवाब है ए, ऑप्शन नंबर ए। देखिए चंद्रा और भागा नदियां भारत में हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला है, वहीं पे ये प्रवाहित होती है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। देखिए इस बांध की ऊंचाई 54 मीटर है, ये आप डीपली अगर पूछे तो याद रख सकते हैं। और यहाँ पे 43 मेगावाट की 4 विद्युत इकाइयां भी लगाई गई हैं। तो प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। देखिए हिमाचल प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक कुछ जनजाति और हम लोग देख लेते हैं, वो है गद्दी, कनोरा, लाहौली, भारमौर, गुज्जर आदि, ये हिमाचल प्रदेश के कुछ जनजाति हैं, आप याद रखेंगे। ऐसे भरमौर अभी मैंने बताया ही, ये जनजाति हिमाचल प्रदेश से हैं। बाकी जो मैंने नाम रटा वो भी आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। बिहार में तांबा का सबसे ज्यादा उत्पादन किस जिले में होता है? ऊपर मैंने एक प्रश्न में चर्चा किया है, आपको अब तक याद होगा। नहीं याद है तो फिर से देखिए या सर्च कीजिए, या याद है तो कमेंट में हमें फिर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए 66 नंबर प्रश्न देखते हैं, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? पहलगाम, जब ये कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? देखिए कितना डीपली गया है ये। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लिद्दर। देखिए पहलगाम जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत अनंतनाग जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है, इसको याद रखिएगा, जो लिदर नदी के किनारे स्थित है। चलिए, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई में जाएगा। क्यों? तो देखिए दंडकारण्य क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश का भाग आता है, जो कि इस ऑप्शन में वो सब नाम नहीं था या एक से अधिक था, इसलिए ऑप्शन ई में ये जवाब गया है इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? देखिए ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आप याद किए हैं, यहाँ पूछा गया नहीं, तो यही कंफ्यूजन में आपका कई तो प्रश्न गलत हो जाता है। यह है पूछा है कि नहीं है, इसमें से कौन सा नस्ल जो है राजस्थान का नहीं है, ये पूछा गया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हलीकर। ये और ये कौन सा मवेशी का ये नस्ल है दोस्तों? तो ये गाय का, काऊ। चलिए अब हम लोग देखते हैं विश्व का भूगोल। अभी ये भारत का भूगोल चल रहा था, अब हम लोग देखते हैं विश्व का भूगोल से संबंधित प्रश्न, जो बार बार बिहार स्तरीय किसी किसी एग्जाम में पूछा गया है। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑन्टारियो झील और इरी झील।
याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? बेमेल है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई पर जाएगा, क्योंकि एक से अधिक या कोई नहीं, इसका जवाब ऑप्शन में दिया है ये ही होगा। देखिए अभी जो इसमें दिया हुआ है 4 ठो ऑप्शन, कोई भी बेमेल नहीं है बल्कि सही है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। सही है तो मसाई मध्यवर्ती अफ्रीका, बे ड्रॉइन अरबी प्रायद्वीप, सकाई मलेशिया, किर्गिज मध्य एशिया, ये सब सुमेलित सही हैं। और ये पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है, बेमेल है, तो बेमेल इसमें कोई नहीं है, चारों ऑप्शन सही है, आप याद रख सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन ई इसका सही जवाब हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? देखिए कहाँ क्या पूछा है, नहीं पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लोरेन बेसिन जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है। बाकी ये तीनों ऑप्शन रूर घाटी, सार बेसिन और चेन बेसिन, ये सब जर्मनी का कोयला वाला क्षेत्र है, और ये लोरेन बेसिन उसका क्षेत्र कोयला वाला क्षेत्र नहीं है। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो इसका सही जवाब मुझे उम्मीद है सभी लोग को मालूम होगा। चलिए अब तक मैं समझता हूँ ऑप्शन पढ़ के आप जवाब ढूंढ लिए होंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सेंट पीटर्सबर्ग। इसको रूस का एक शहर है, इसको उत्तर का वेनिस वहाँ पे कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 73 नंबर प्रश्न, यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को वो अलग करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्पेन और फ्रांस को ये पर्वत श्रृंखला पिरेनीज अलग करता है। चलिए 74 नंबर देखते हैं, अड्डू प्रवाल भीति किस महासागर में स्थित है? सही जवाब है सी, भारतीय महासागर। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे भारतीय महासागर किधर से आया, तो वही हिंद महासागर जो आप जानते हैं वही है ये। चलिए 75 नंबर प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर सी, आईएमएफ। आईएमएफ इंटरनेशनल, देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बारे में ये जान लेते हैं, आईएमएफ की स्थापना 1944 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है, और इसके वर्तमान में प्रबंध निदेशक कौन है? तो वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक है, ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट में आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है? नहीं है पूछा गया है, एक तो हो सकता है हो और बाकी होगा और एक तो नहीं होगा। ये पूछा गया कि कौन सा इसमें से है जो जीडीपी निकालने की विधि में नहीं आता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ह्रासमान लागत विधि। इसका प्रयोग जीडीपी निकालते वक्त नहीं किया जाता है, बाकी ये तीनों को किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा अर्थात डेटा निम्नलिखित में से किस कार्यालय या संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? ये प्रश्न सेट 1 में भी पूछा था, मैंने आपसे वहाँ पे चर्चा किया था, इसका याद होगा मुझे लगता है, जो लोग सेट 1 किए होंगे याद करके आए होंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये CSO ही भारत में राष्ट्रीय आय का गणना करता है, आंकड़ा निकालता है। आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए कैसे घुमाया, नहीं पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ये इसमें आयुष्मान सहकार योजना में शामिल नहीं है, बाकी ये सभी ऑप्शन होते हैं। इसको आप वीडियो को रोक के पढ़ लीजिए, मैं आपको यहाँ पे पढ़ नहीं रहा हूँ ताकि आपका समय बचेगा, आप अपने से पढ़िएगा, तेजी में पढ़ पाएंगे, याद भी हो जाएगा। चलिए भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर है ये दोस्तों, CTT की बात हो रही है, GST की बात नहीं हो रही है, यह CTT कमोडिटीज, इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्शन CTT कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, ये कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इसका फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं। और तो किस वर्ष ये प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही जवाब है वर्ष 2013-14, ऑप्शन ए में, इसको याद रखेंगे। चलिए 80 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन ए, केंद्रीय बजट 2005-6 में ये जेंडर बेस्ड बजटिंग किया गया था। चलिए PM केयर्स फंड, कोष इंग्लिश में फंड कहेंगे,
के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ये पूछा गया आपसे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई पर जाएगा। क्यों जाएगा, तो देखिए उपरोक्त में जो है ए बी सी डी विकल्प सही है। इसमें ए बी सी और डी ये सभी पीएम केयर फंड से संबंधित हैं, सही हैं। इसको आप पढ़ लीजिए। टोटल इसमें सही ही है और ये असत्य पूछा था तो असत्य कोई नहीं है, सभी सही है, इसीलिए ऑप्शन ई इसका जवाब बना है। आप इसको पढ़ लीजिए रोक के या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में पढ़ लीजिएगा। चलिए, भारत के राज्यों को वर्ष 2018-19 के चावल उत्पादन के सही आरोही क्रम में चुने। मतलब इसको सबसे ज़्यादा किस राज्य में, तब उसके बाद किस में ऐसे ऐसे ऑप्शन को चुनना है। और ये 2018-19 के डाटा के हिसाब से प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। अब सेट में है तो मैं इसको पढ़ के आपको चर्चा कर दिया। आज के डेट में आप इसको, चलिए पहले ये देखते हैं इसका सही जवाब 82। इसका सही जवाब ऑप्शन ई दे रहा है दोस्तों। तो ये तो और कन्फ्यूजन कर दिया। आप लोग एक काम कीजिएगा, इस डाटा को अभी के अनुसार इसको गूगल कर लीजिएगा। मैं इसका जवाब कमेंट में इसको सर्च करके लेटेस्ट डाटा इसी तरह से घटते क्रम में सजा के मैं आपको कमेंट कर दूंगा। ठीक है, डाटा पुराना है तो इसका जवाब अभी सही भी नहीं होगा अगर रहता तो, क्योंकि 18-19 की बात है। अभी आपको 22-23 की डाटा चाहिए। मैं इसका जवाब मैं खुद इसको कमेंट में कर दूंगा। अगर नहीं करा वीडियो देखने कुछ देर बाद तो आप लोग कमेंट में करिएगा, मुझे याद दिला दीजिएगा। जरूर इसका डाटा मैं अच्छे से उपलब्ध करके पिन कर दूंगा कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नकद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। नकद आरक्षित अनुपात, ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई जारी करता है ये रेट। इसे क्या क्या होता है, तो देखिए इसका सही जवाब पहले होगा ऑप्शन नंबर सी। 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। क्या है ये कैश रिजर्व रेशियो, तो देखिए बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा, इसको इस पर असर पड़ता है। सीआरआर से क्या होता है, तो अगर इसको बढ़ाया कम करता है आरबीआई तो बैंकों के पास तरलता बढ़ जाता है और वही बढ़ा देता है। अगर मुद्रास्फीति आती है तो कैश रिजर्व रेशियो इस रेट को आरबीआई बढ़ा देता है, जिससे कि बैंकों को मजबूर होना पड़ता है उतना अपने पूरा डिपॉजिट का उतना परसेंट जो आरबीआई फिक्स करता है इसको उतना परसेंट अपने पास रखना अनिवार्य हो जाता है, जिससे वो बाजार में पैसा नहीं रहेगा, इसके पास आ जाएगा और मुद्रास्फीति को कम करने में सहयोग मिलेगा। तो इस तरह से ये सभी ऑप्शन और भी सही हैं, इसको पढ़ लीजिए। चलिए 84 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 18-19 में, ये भी डाटा पुराना है दोस्तों, इसको छोड़ ही दीजिए, इस प्रश्न को न करना ही सही रहेगा। पुराना डाटा के हिसाब से पूछा हुआ प्रश्न है। मैं आप लोग को बार बार बता ही रहा हूँ, ये सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं। तो आपको इस प्रश्न से ये विश्वास हो रहा होगा, ये सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं और जो कितने लाभदायी होंगे आपके लिए आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा कितना है। 15वां वित्त आयोग का सेशन कब से कब तक है, तो 2021-22 से लेकर 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल है। अवधि समझिए, कार्यकाल क्या। तो 15वें वित्त आयोग में केंद्रीय करों में से विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा कितना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा ए होगा, ए। 10.06% बिहार का हिस्सा इसमें है। चलिए अब हम लोग प्रश्न करेंगे साइंस से, भौतिकी से अभी पहला प्रश्न करेंगे हम लोग, उसके बाद केमिस्ट्री और बायो का भी प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण कौन सा है इसमें से, तो सही जवाब है ध्वनि तरंग, इसका सही जवाब रहेगा। चलिए 88 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, एक ही नीचे है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है किसमें किसमें, तो ऑप्शन नंबर ए, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है इन ऑप्शन के हिसाब से प्रिज्म द्वारा, इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं, अर्थात दोनों का डाटा वैल्यू जो है मिलता है, सूचकांक मिलता है। तो ये मिलता है ऑप्शन नंबर सी, -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाना का मेल खाता है, अर्थात
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेंस की क्षमता मापी जाती है, इसका ऑप्शन डी सही जवाब है, डायोप्टर में। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में, कई बार ये पूछा गया प्रश्न है, डायोप्टर में, याद रखेंगे। 91 है, प्रश्न नंबर 91 91, चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI में किसका उपयोग नहीं होता है, नहीं होता है ये पूछा गया आपसे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एक्स किरण। एक्स किरण जो है चिकित्सा के निदान करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि अपरिवर्तित रहती है, इसमें से किसमें? तो इसका सही जवाब है आवृत्ति में। आवृत्ति में अपरिवर्तित रहता है ध्वनि तरंग का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? तो ये होता है दूरी का। 93rd क्वेश्चन, दूरी का, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का। यह चीज ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्रकाश वर्ष संबंधित होता है तो ये दूरी से संबंधित होता है, इसका मात्रक वही दूरी ही होता है। चलिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है ये भी पूछा गया है कई बार, ये मैं आपको बता देता हूँ। 9.46 इंटू 10⁻15 ये होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर इसका वैल्यू। इसको याद रखेंगे, नोट कर लेंगे, पूछा जा सकता है साइंस वाले भाग में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है, ये आपसे पूछा गया है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बाकी का भी मैं चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे, कौन सा कण आवेश रहित है? तो न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। और इसके अलावा, अच्छा, न्यूट्रॉन की खोज पहले किसने किया था ये आप जान लीजिए। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था और ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। चलिए, तो न्यूट्रॉन तो आवेश रहित होता है, और के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, ये भी याद रखेंगे। चलिए, ओम मीटर मात्रक है किसका? तो इसका सही जवाब है प्रतिरोधकता का। ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता का, याद रखेंगे इसको। चलिए 96 देखते हैं, नीलम जिसे रूबी भी कहते हैं हम लोग, का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, Al2O3, ये नीलम का रासायनिक सूत्र है। तो कुछ रासायनिक सूत्र में मुख्य जो है हम अपने टार एजुकेशन के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में इस तरह के बहुत सारे प्रश्न सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज करते रहते हैं, उसमें बहुत सारे डेटा उपलब्ध हैं। आप टार एजुकेशन के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम दोनों से जुड़ लीजिए। दोनों से जुड़ लेना ही फायदा है। कभी कभी कुछ मटेरियल इसमें जाता है, उसमें पोस्ट नहीं हो पाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है दोनों में पोस्ट किया जाता है। तो आप टार एजुकेशन के व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप टार एजुकेशन गूगल में सर्च कीजिएगा तो वेबसाइट आएगा टार एजुकेशन का। टार एजुकेशन पर वेबसाइट पर बहुत सारे स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स डेली उपलब्ध कराए जाते हैं, और वहीं पे इन सभी का लिंक भी है, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। चलिए, और बिल्कुल जुड़ ही जाइएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे स्टडी मटेरियल डेली कई पार्ट में, दिन भर में कई पार्ट में टॉपिक वाइज नोट्स आपको वहाँ पे इतने सटीक अच्छे पोस्ट किए जाते हैं, जो जुड़ जाइए उसके बाद खुद दिखेगा। और डेली न्यूज़पेपर भी वहाँ पे दिया जाता है, इसके लिए भी, इसका भी लाभ आप वहाँ से उठा सकते हैं। चलिए, और कोई क्विक सूचना होता है तो वहीं पे हम लोग देते हैं। चलिए, पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्टेन संख्या द्वारा। ऑक्टेन संख्या द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट 98 नंबर प्रश्न देखिए, क्या है? निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? जो ऑप्शन में है उसकी बात कर रहा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बोरॉन। जो ऑप्शन उपलब्ध है इन चारों में सबसे उच्च गलनांक इसी का होता है, बोरॉन का। चलिए 99 नंबर देखते हैं, एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पेनिसिलिन। ये एक एंटीबायोटिक है और इसका निर्माण अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का निर्माण किया गया था, कब? 1929 ईस्वी में, और एंटीबायोटिक के रूप में, दवा के रूप में इसका निर्माण किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, CNG का मुख्य घटक है, क्या है? CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
एक होता है LPG। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये सब आप फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, कभी कभी पूछा जाता है छोटे मोटी परीक्षाओं में, बड़े में भी पूछ ही लिया जाता है। चलिए, तो CNG का मुख्य घटक कौन सा है? तो इसका सही जवाब है CH4। CH4 मीथेन को कहते हैं, CH4 मीथेन है, उसका मुख्य घटक होता है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए 101 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। अम्ल वर्षा का घटक है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी में है, ए और बी दोनों। अम्ल वर्षा का घटक है HNO3 और H2SO4। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं और HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है ये। चलिए, इसको याद रखेंगे। अम्ल वर्षा का घटक यही दोनों होता है, ए और बी, ये और ये। चलिए, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब है D2O, ऑप्शन नंबर सी। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O। चलिए, इसको बोलते क्या है D2O को? जैसे CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, इसको रासायनिक नाम में इसका नेमिंग क्या होता है, ये आप कमेंट में चलिए बताइए। चलिए, पानी का pH मान क्या होता है? सभी लोग को याद होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 7। पानी का pH मान 7 होता है। दोस्तों, pH मान से संबंधित एक न एक प्रश्न, मुझे उम्मीद है सभी प्रश्न परीक्षाओं में लगभग पूछ ही लिया जाता है, कुछ इससे संबंधित बातें भी पूछ लिया जाता है। तो pH मान निकालने चुटकी में निकाल सकते हैं। इससे संबंधित हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, टार एजुकेशन के वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर आप जाके सर्च कीजिएगा pH वैल्यू, या प्ले लिस्ट में जाइएगा, मिल जाएगा जीके टॉपिक या साइंस वाले टॉपिक में। इसको देख लीजिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है वो, 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो है वो, और इतने अच्छे से उसमें समझाया गया है किसी भी प्रोडक्ट का तत्व का pH मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको जरूर देखिएगा। इसका लिंक मैं आपको यहाँ आई बटन में भी दे दूंगा, प्ले लिस्ट उसका, और डिस्क्रिप्शन में हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन आई बटन में यहाँ वीडियो चलते हुए में यहाँ क्लिक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, या प्ले लिस्ट में भी खुद से जाकर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर सपोर्ट करिए तार एजुकेशन को, तभी हम लोग कंटिन्यू रख सकते हैं और अन्य सब्जेक्ट, अन्य टॉपिक वाइज क्लास बेहतर रूप से उत्साहित होकर हम लोग ला सकते हैं। तो चलिए, अभी लाइक बटन दबा दीजिए, जितने लोग वीडियो में अभी बने हुए हैं लाइक बटन दबा दीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं चैनल पे, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो देखने के बाद इसे शेयर अधिक से अधिक, जितने भी स्टडी ग्रुप्स आपके पास फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम है, वहाँ पे जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि सपोर्ट मिले हम लोग को और हम लोग को उत्साह बढ़े, और आगे आपके टार एजुकेशन की क्लासेज को हम लोग कंटिन्यू रख पाएँ। चलिए दोस्तों, और अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। जितने भी प्रश्न आपसे बीच बीच में पूछे गए हैं, लास्ट में एक और प्रश्न पूछूंगा मैं, उसका हर हाल में जवाब कमेंट में जरूर से जरूर आप लोग दीजिएगा। इसके अलावा क्लास में और क्या बेहतर किया जा सकता है, क्या परिवर्तन की ज़रूरत है, या कोई त्रुटि दिखी हो, या कोई अन्य सुझाव है, कोई डिमांड है किसी क्लास की टॉपिक्स की, तो वो भी आप लोग कमेंट में निर्धारक एकदम करें, उसका हमें इंतजार रहेगा। और ये कमेंट करना भी हमारे लिए आपके तरफ से एक सहयोग ही रहेगा, तो ज़रूर सहयोग करें। चलिए, तो इसको देख लीजिएगा। 104 नंबर देखते हैं। 2019 में रसायन क्षेत्र में किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। नोबेल पुरस्कार रसायन के क्षेत्र में किसको दिया गया था? तो फिलहाल इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लिथियम आयन बैटरी के विकसित करने के लिए ये पुरस्कार 2019 में दिया गया था। चलिए, आप 2022 में रसायन के क्षेत्र में किसे पुरस्कार दिया गया है, कमेंट में जरूर कीजिए। और इसको आपको अगर विस्तृत से देखना है तो टार एजुकेशन पर इसका वीडियो उपलब्ध है। 2022 में जितने भी पुरस्कार मिले हैं, इसके अलावा नोबेल पुरस्कार से संबंधित पूरी हिस्ट्री शुरू से अब तक संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उसका एक क्लास हम लोगों ने बनाकर प्ले लिस्ट में डाल दिया है। जीके टॉपिक्स प्ले लिस्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको मैं यहाँ आई बटन में डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा 2022 में रसायन के क्षेत्र में पुरस्कार किसे और किस क्षेत्र में मिला है। चलिए, नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 106 नंबर प्रश्न। यहाँ से, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा है इस सब में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है।
कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है? CuSO4। इसको याद रखेंगे। कॉपर सल्फेट का प्रयोग पानी टंकी में फंगी और को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। CuSO4 इसका सूत्र होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, ये पूछा गया है। क्लोरोफिल का घटक नहीं है, सही जवाब है ए, कैल्शियम। और क्लोरोफिल ये होता क्या है? जब क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित हरे रंग का वर्णक है, जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनता है, ये है। चलिए, पौधे में पानी पहुंचाया जाता है किसके द्वारा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जाइलम द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं, क्या अवशोषित करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन को उत्पोत्पाद अर्थात इंग्लिश में इसको बाई प्रोडक्ट कहेंगे के रूप में बाहर निकालते हैं। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है इसमें से किसमें? तो इसका सही जवाब है केरोसिन में, ऑप्शन नंबर डी, केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट 111 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है कौन सा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। इससे संबंधित कुछ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहा हूं दोस्तों। देखिए, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है अग्नाशय। देखिए, अग्नाशय जो है, जो इंग्लिश में पेनक्रियाज कहते हैं उसको, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखेंगे। और एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है। चलिए, BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग सी, ऑप्शन नंबर सी, क्षय रोग की रोकथाम के लिए BCG का वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 113, निम्न में कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? सही जवाब है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। चलिए, बाकी प्रश्न आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के संचरण में मदद करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एरिथ्रोसाइट। देखिए, लाल रक्त कोशिकाओं या एरिथ्रोसाइट, ये वही होता है, हिंदी होता है उसका लाल रक्त कोशिका, इंग्लिश में एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, का मुख्य काम फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के ऊतकों और कार्बन डाइऑक्साइड को अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऊतकों से दूर और फेफड़ों में वापस ले जाना, यही इसका काम है। चलिए, अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? तो ये इसका सही जवाब है खरगोश। खरगोश से अंगोरा ऊन निकाला जाता है। और एक चीज और, बकरी से कौन सा ऊन निकाला जाता है? तो वो निकाला जाता है पश्मीना। पश्मीना ऊन बकरी से निकाला जाता है, अंगोरा ऊन खरगोश से निकाला जाता है। चलिए दोस्तों, तो अभी सबसे पहले मैं आपसे कमेंट में ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे पूछता हूँ इस वीडियो के लास्ट में। आज आपको बताना है कि काफ़ी इजी प्रश्न है दोस्तों, ये शायद मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी देखिए कितने लोग इसमें कंफ्यूज होंगे और देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं, कितने लोग गलत जवाब देते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश अर्थात केंद्र शासित राज्य हैं? ठीक है, तो राज्य और केंद्र शासित राज्य कितने कितने हैं, आप इसमें बताइए। देखिए, मुझे पता है कुछ लोग केंद्र शासित राज्य, कुछ लोग 9 बताएंगे, कुछ लोग 8 बताएंगे, कुछ लोग 7 बताएंगे, लेकिन इसी में से कोई एक ही सही है। तो टोटल राज्य और केंद्र शासित राज्य ये कितने हैं, आप कमेंट में जरूर बताइए। देखते हैं कितने लोग का जवाब सही आता है। और दोस्तों, आप लोग से पुनः मैं निवेदन करूंगा कि फर्स्ट वीडियो पर उतनी सपोर्ट आप लोग को नहीं मिली जितनी की उम्मीद रखी गई थी। इसी कारण से ये सीरीज का दूसरा वीडियो आज ये जो हम लोगों ने किया, इसको हम लेट किए थे लाने में। तो आगे इसको अगर जल्द से जल्द खत्म करना है, ये टोटल 2100 प्रश्नों का सीरीज, जो कि अगर कर लेते हैं तो 5-6 हज़ार प्लस आप ये प्रश्न इसमें कर पाएंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न में देख ही रहे हैं कुछ ना कुछ फैक्ट्स, आपको 2-3 फैक्ट्स बताया जा रहा है। तो अगर इसको जारी रखना चाहते हैं तो आप लोग जरूर इस वीडियो को अभी लाइक सबसे पहले कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अन्य दोस्तों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, आपकी जहां तक पहुंचे वहां इसको शेयर कीजिए और वीडियो को सपोर्ट कीजिए। और सबसे बड़ी बात, जितने भी आपसे प्रश्न पूछे गए उसका जवाब, या लास्ट में पूछा गया उसका भी जवाब हर हाल में कमेंट में जरूर करें। और इसके अलावा आपका कोई सुझाव है वीडियो से इस क्लास से संबंधित,
कोई इस वीडियो में कुछ त्रुटि दिखा है या कुछ अलग आपका डिमांड है तो वो भी कमेंट में आप लोग ज़रूर से ज़रूर हमें कमेंट करें और बताएं, ताकि हम लोग उत्साहित होकर इस वीडियो को, इस सीरीज को हम लोग जारी रखें और अन्य क्लास भी शुरू करें और अच्छे अच्छे आपको कंटेंट उपलब्ध कराए जाएं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास आज का लाभदायक सिद्ध हुआ होगा, लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, अन्य वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।